वी हैव डन इन आवर प्रीवियस सेशंस, जो भी 3 सेशन हुए इस चैप्टर के, दे वर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी चीजें हैं उस टाइम पे कि अगर क्लियर नहीं हुआ तो मेरे को ये मैं ये कर रहा हूँ, अगर मेरा क्लियर हो गया तो मैं आईआईटी में बैठा होऊंगा, या मेरी मम्मी मेरे को डांटेगी, या मेरे पापा के ये सपने हैं, या मेरा ये सपना टूट जाएगा, ये सपना सच हो जाएगा। इतनी सारी चीजों में ये चीज पे फोकस नहीं कर पाते। हेलो एवरीवन, दिस इज सुमनदीप, योर वेदांतु केमिस्ट्री टीचर, एंड स्वागत है आपका सॉल्यूशन चैप्टर के मोस्ट अवेटेड सेशन में, जिसमें हम जेई की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। एंड वी आर गोइंग टू रिवाइज दिस चैप्टर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेई एग्जाम। तो अभी तक मैंने बहुत सारे लोगों के सजेशंस देखे कि मैम आप हमें बोर्ड्स करवा रहे हो बट आप हमें जेई के लेवल की तैयारी नहीं करवा रहे। बच्चे ऐसा नहीं है। द थिंग इज आप जंप नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस यू लर्न एवरीथिंग अबाउट दैट। बेसिक्स क्लियर होने चाहिए ना। हर बार ये बोलती हूँ कि गेम खेलने से पहले गेम्स के रूल्स क्लियर होने चाहिए। तो वो सारे रूल्स जो कि बेसिक्स में बोल रही हूँ सोल्यूशन चैप्टर के, वी हैव डन इन आवर प्रीवियस सेशंस, जो भी 3 सेशन हुए इस चैप्टर के, दे वर वेरी इंपॉर्टेंट। आज का सेशन जो है इसमें हम सारे जेई के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में आ रखे हैं। आप कैसे करोगे अगर आपको बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, अगर आपको पता ही नहीं है कि कौन कौन से फॉर्मूलाज, ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, या सोल्यूशंस होते क्या हैं। जब ये सब चीज़ें नहीं पता तो हाउ कैन वी अप्रोच जेई क्वेश्चंस। बट आज का जो सेशन है इन विच वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ टू अप्रोच दीज क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो दैट जब भी हम सॉल्व करने बैठें तो सॉल्व करते टाइम हमारे पास क्या आना चाहिए। वी शुड हैव द आइडिया कि अच्छा इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस टॉपिक से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, सो थ्योरी आ रही है, हेनरी लॉ से सिर्फ थ्योरी आ रही है, या उसमें से क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स भी आ रहे हैं। सो दिस शुड बी आवर फोकस टू अंडरस्टैंड क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, तो हमें कैसा लेवल रखना है पढ़ते टाइम। तो अभी स्टार्ट करेंगे विद द क्विक रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हम करने जा रहे हैं एक क्विक, ये मैंने माइंड मैप दे दिया आप लोगों को, जिसमें आपका टास्क क्या रहेगा टू अंडरस्टैंड के पूरा चैप्टर में करा क्या है हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस होते क्या हैं। इन आवर फर्स्ट लेक्चर दिस इज समथिंग वी लर्न, हमने देखा सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें सॉल्यूट है एंड सॉल्वेंट रहेगा। फिर हमने उनकी टाइप्स करी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉल्यूशंस में अगर सिर्फ गैसेस ही हैं, या कुछ गैसेस तो हैं बट उनमें लिक्विड भी मिक्स करा है या सॉलिड मिक्स करा है, ऐसे ही लिक्विड को लिक्विड में मिक्स कर दिया, गैस में मिक्स कर दिया, या सॉलिड में मिक्स कर दिया, या सॉलिड लिया है और तीनों स्टेट्स हमने डिफर कर दी, तो वो सारी चीज़ें, सारी टाइप्स काफ़ी इजी हैं। बट अगर आप किसी नॉर्मल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेई पे फोकस कर रहे हो तो और एग्जाम्स नहीं दे सकते। भाई पढ़ा तो सबने है ना, सेम ही चीज़ पढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो इनफैक्ट, तो क्या जा रहा है अगर एक आधा एग्जाम और दे दें, तो ऐसे और भी एग्जाम्स आपकी बकेट में होने चाहिए। तो सीईटी के एग्जाम्स जैसे होते हैं ना, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, तो उसमें ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। दे विल आस्क यू, अच्छा ये बताओ जिंक अमेल्गम का सोल्यूशन जो है वो कौन सी टाइप में आता है। चलो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना। ओके, आफ्टर डूइंग दिस वी स्टार्टेड लर्निंग अबाउट सॉल्युबिलिटी थिंग, एंड जिसमें हमारा ये आया रॉल्ड्स लॉ। सॉल्युबिलिटी की जब बात करी ना कि गैसेस सॉलिड में कैसी रहती हैं, कैसे डिसॉल्व हो रही हैं, जब मैंने बात करी उनके पर, अच्छा गैसेस को जब मैं डिसॉल्व कर रही हूँ किसी सोल्यूशन, लिक्विड में, सॉल्वेंट में, तो प्रेशर का इफेक्ट क्या हो रहा है, प्रेशर का हेनरीज लॉ पढ़ा था हमने। फिर उसके बाद हमने पढ़ा टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, तो सॉल्युबिलिटी कैसे इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, वी हैव डन दैट। गैसेस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिक्रीज हो जाती है, प्रेशर इंक्रीज करने पर इंक्रीज हो जाती है। सो ये चीज़ लिख लेनी है आपको साइड में, प्रेशर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, बट टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। इसका रीज़न बहुत इलेबोरेट करके मैंने आपको समझा रखा है इन माय प्रीवियस लेक्चर्स, राइट। फिर आती है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। तो सॉलिड्स के क्या है, जैसे आपने सॉल्ट डिजोल्व कर लिया, शुगर डिजोल्व कर ली, ये है उनकी एग्जाम्पल्स। अब उसमें प्रेशर का तो कोई इफेक्ट नहीं है, सॉलिड को, इस पेन को मैं प्रेस करती रहूँ क्या ही होगा, टूट जाएगा ना, और तो कुछ नहीं होगा। सो प्रेशर का सॉल्युबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा जब सॉलिड डिजोल्व कर रखा है। बट हाँ, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। ये एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का केस बहुत कम ध्यान में रखते हैं, वो हमेशा अज्यूम करते हैं कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज ही करेगी एंड रिएक्शन एंडोथर्मिक ही होगा।
ऑल राइट। सो ये मैं थोड़ा फास्ट क्यों जा रही हूँ, क्योंकि ये है हमारी वन शॉट वीडियो एंड ये बहुत डिटेल्ड मैंने करवा रखा है ऑलरेडी। स्टिल अगर कोई डाउट आता है, आस्क मी इन अ टेलीग्राम चैनल, जो कि मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। ओके ये करने के बाद हमारे पास आती थी एक ये कंसंट्रेशन टर्म्स का भी आइडिया, कि कैसे कोई सोल्यूशन डिल्यूट है, कोई सोल्यूशन कंसंट्रेटेड है, कैसे मेजर करते हो। तो उसके लिए वी हैव वेरियस टर्म्स, mass by volume, volume by volume, volume mass by volume, mass by mass as well. देन सबसे इंपॉर्टेंट थी मोलैरिटी। मोलैरिटी के क्वेश्चंस जेई में काफ़ी ज़्यादा आते हैं, उसका आप 11th क्लास का सेशन भी देख सकते हो, क्योंकि कंसेप्ट सेम ही है। ओके मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इस चैप्टर में यूज हो रही है, ठीक है। सो मोल फ्रैक्शन का आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, इससे पहले हमने करा था रॉल्ट लॉ। रॉल्ट लॉ को क्या कहते हैं, जिसमें प्रेशर का एक बताया है रिलेशन, कि जब आप सोल्यूशन बना लेते हो तो कैसे सॉल्वेंट का प्रेशर जो है वो डिक्रीज करता है। तो उसमें उसने ये एक्सप्रेशन हमें दिया। फिर कुछ सोल्यूशंस जो हैं वो रॉल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं एंड कुछ नहीं कर रहे। सो वी कॉल देम आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो ये दो तरह के सोल्यूशंस की हमने टाइप भी बाद में देखी, कि पॉजिटिव को भी आप क्या कर सकते हो, सॉरी नॉन आइडियल सोल्यूशन भी दो तरह की डेविएशन शो करते हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। तो इनकी एग्जाम्पल जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, इनकी एग्जाम्पल्स पता होनी चाहिए, इनका लॉजिक पता हो, रटना नहीं है। नो नीड टू क्रैम इट, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लॉजिक एंड देन उसको कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाता है साइक्लोहेक्सेनोल को मैंने हेक्सेन में डिसॉल्व करा, पॉजिटिव और नेगेटिव कैसी डेविएशन शो करेंगे। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क इन द एग्जाम। आफ्टर दैट वी ऑल्सो लर्न अबाउट मेन टॉपिक जो कि है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। अब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज में चार प्रॉपर्टीज हैं, है ना। चार प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। सबके फॉर्मूलाज जो मैंने मेंशन भी कर रखे हैं, दीज फॉर्मूलाज यू शुड रिमेंबर, है ना। सो ये सारे फॉर्मूलाज, सब में देखो एक कंसंट्रेशन टर्म आ रही है, ये भी यहाँ पर क्या बता रहा है, ये भी कंसंट्रेशन इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। सारी जो टर्म्स हैं इन सब में नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है, एन आ रही है, इसका भी फॉर्मूला मोलैलिटी का लिखो चाहे मोलैरिटी का लिखो, सब में क्या आ रहा है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं दे डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। तो ये एक चीज याद रखनी है, इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं जेई में कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज कैसे इफेक्ट हो रही हैं। दे इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट। बट हर बार हमारी वैल्यू सही नहीं आती, क्योंकि वहां पर डिसोसिएट भी हो सकता है या वो एसोसिएट भी हो रहा है मॉलिक्यूल। एक एग्जांपल हम करेंगे इसकी, ठीक है। सो वो करने के बाद हम करेंगे एबनॉर्मल मोलर मास की बात। एबनॉर्मल मोलर मास में क्या है, हम कर देते हैं आई ऐड। आई क्या है, अब आई है वांट ऑफ फैक्टर, एंड वांट ऑफ फैक्टर जो है ये दिखाता है कि अगर अच्छा डिसोसिएशन हुई है तो एसोसिएशन हुई है। सो हमें एक अलग फैक्टर ऐड करना पड़ेगा जिसकी वजह से जो मास है हमारा वो एक्यूरेट रहे। ओके सो ये सारा जो टेबल है और ये जो मैंने रोड मैप दिया है, दिस इज द फुल सोल्यूशन चैप्टर। आप मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते या किसी से भी कि आपको 10 मिनट में पूरा चैप्टर समझा दें। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम ये नहीं आता मुझे, या मुझे ये नहीं पता कि ये एंडो एक्सो का कैसे रहा सीन, या रॉल्ट्स लॉ क्या है। तो प्लीज़ इसी के लिए हमें बेसिक क्लासेस चाहिए होती हैं। ओके बट दिस इज अ वन शॉर्ट वीडियो इन विच वी आर जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन क्वेश्चंस विच आर गेटिंग आस्क्ड इन जेईई एग्जाम, सो वी विल डू दैट। ओके सो ये क्लियर है, ये था वार्म अप, वॉर में जाने से पहले का या जिम में जाने से पहले का वार्म अप था। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चन आ रखा है ऑनलाइन 2016 के सेट में, सेट नंबर 1 में। सो क्वेश्चन इज सुपर इजी, बट क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक्स आप मुझसे पूछते हो ना कि मैम कैसे करते हैं। यहाँ पर हम ट्रिक्स देखने वाले हैं। हमें देखना है कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है। फर्स्ट ऑफ ऑल, solubility of nitrogen in water at 300 K and 500 torr। टॉर प्रेशर की यूनिट रहती है, पार्शियल प्रेशर इज यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है। देन सॉल्युबिलिटी आपसे पूछी है कि व्हाट इज दी सॉल्युबिलिटी, अगर मैंने प्रेशर इतना कर दिया तब क्या होगी।
अंडरस्टूड द क्वेश्चन कि क्या पूछा है? नाउ ये किस चीज से रिलेटेड है? ऐसा कौन सा लॉ है, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो सॉल्युबिलिटी को पार्शियल प्रेशर से रिलेट कर रहा है? दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम विच लॉ? दिस इज फ्रॉम हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ क्या कहता है कि जो प्रेशर होता है वो ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है सॉल्युबिलिटी के, जिसकी जगह पर एक हेनरीज कांस्टेंट आ जाता है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन गैस की बात हो रही है, तो जो हेनरी कांस्टेंट है वो वैल्यू तो सेम ही रहेगी, बट हमारे पास प्रेशर डिफरेंट है एंड सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है। इसको मैं ले सकती हूँ सॉल्युबिलिटी को एक्स की जगह पे सीधा P1 इक्वल टू S1 P2 अपॉन S2। S इज यहाँ पर एक्स की जगह पर मैं S ले रही हूँ सॉल्युबिलिटी, just to make things easy for you to understand. S is solubility here. तो पहले किस प्रेशर पे वैल्यू दी है? फर्स्ट वैल्यू इज गिवन एट 500 टॉर, सो 500, एंड सेकंड हमें दी है 750 पे, पूछा है 750 टॉर पे। तो 500 टॉर पे इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी रही है? दैट इज 0.01। 0.01 इज द वैल्यू, एंड यहां पर ये 1 नहीं आएगा। ओके, एंड अब मुझे निकालनी है S2 की वैल्यू। तो S2 कितना आएगा? यू कैन इजी डू, ये आया S2 इज इक्वल टू, अब इसको क्या करना है? रीअरेंज करना है आपको, तो ये वैल्यू क्या कर लो, रिवर्स कर दो एंड यू विल गेट दी वैल्यूज। ओके, यहां पर आएगा 500 एंड 0.01 इंटू 750। अब S2 है 0.01 इंटू 750 डिवाइडेड बाय 500। अब इसको सॉल्व करो एंड आपके पास आंसर क्या आ रहा है? यू आर गेटिंग 0.015 ग्राम पर लीटर। ये है सॉल्युबिलिटी, तो ये आंसर आ रहा है 0.015। सो कैसे करा मैंने? मुझे एक सॉल्युबिलिटी एक प्रेशर पे दे रखी थी, मुझे पूछा था अगर मैं प्रेशर चेंज कर दूं तो सॉल्युबिलिटी क्या रहेगी। सो मैंने क्या करा, ये फॉर्मूला लिख दिया वहां पे। मुझे क्या गिवन था? सब गिवन था, बस मुझे S2 सॉल्युबिलिटी एक अलग प्रेशर पे निकालनी थी। सो अब मैंने वो निकाल दी। सो मेरे पास आंसर क्या है? 0.015। सो ये सोल्यूशन ऐसे भी मैंने दे दिया है, यू कैन ऑल्सो हैव अ लुक एट इट, एंड कितना इजी है, 2 स्टेप्स में आंसर खत्म हो गया। एंड जब आप प्रैक्टिस करोगे या जेई में आ रहा है तब तो टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल आपके पास कोई चांस ही नहीं है कि टाइम वेस्ट करो। तो इतना डिटेल में सिर्फ मैंने समझाया है। आप क्या करोगे? सपोज अगर मैं भी जेई की एस्पिरेंट हूँ, तो अच्छा मैं देख रही होती कि अच्छा क्या करना है। ओके, सो क्वेश्चन में गिवन है 500 बाई 750 0.01 S2, तो मैं बस ऐसे क्रिस क्रॉस करके आंसर कर देती। तो इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि वैसे करना है। सो मेरे पास आंसर कौन सा है यहाँ पर? बी ऑप्शन, राइट? बी इज द राइट आंसर फॉर मी। डन विद फर्स्ट क्वेश्चन। अगर समझ में आया हो जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सो दैट कोई भी चीज़ मिस ना हो, है ना? समझ में आया क्योंकि काफ़ी इजी था, और मैं क्वेश्चंस ऐसे ऐड कर रही हूँ कि पहले कंसेप्ट से शुरू हो, थ्योरी के क्वेश्चंस नहीं कर रही ऐड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गुड वन, 2017 में आया है, हैव अ लुक। कई बार हम स्टेटमेंट देखकर ही घबरा जाते हैं, मैं भी ऐसे करती थी जब मैं स्टूडेंट थी। आपके साथ भी, बहुत बच्चों के साथ ऐसा होगा कि आपने स्टेटमेंट देखी और आप घबरा जाते हो कि इसको तो मैं कैसे ही सॉल्व करूंगा या मेरे से हो ही नहीं पाएगा। बट जस्ट हैव अ डीप ब्रेथ एंड रीड व्हाट इज गिवन। चलो, freezing point of benzene decreases by 0.45 डिग्री सेल्सियस। तो इतना डिक्रीज कर चुका है व्हेन इतना मिक्स करा है। ओके, सो आपको क्या करना है, जो जो चीजें गिवन है वो लिख लेनी है। चलो लेट्स राइट इट डाउन। W, अच्छा हमेशा A जो है वो सॉल्वेंट के लिए रहेगा एंड जो B है वो रहेगा सल्यूट के लिए, क्योंकि ए को हमें प्रायोरिटी देनी है, सॉल्वेंट ज़्यादा है ना तो वो फ्रंट पे आएगा, सल्यूट बाद में आएगा। तो ये WB दे रखा है, 0.2 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। कितनी बेंजीन में डाला है? 20 ग्राम। तो बेंजीन क्या हो गई यहाँ पर? एक सॉल्वेंट, तो वो कितना है? 20 ग्राम, दैट इज 20 ग्राम। यहाँ पर वो 20 ग्राम है। अब एसिटिक एसिड जो है वो हो चुका है डिसोसिएट टू फॉर्म अ डाइमर। ओके, एसोसिएट हो चुका है,
अब बताना है कितनी परसेंटेज होगी एसोसिएशन की। ओके, नाउ इट इज अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। अब क्या हो रहा है, उसने क्या बोला है कि एसिटिक एसिड था तो डाइमर बन गया। एसोसिएट होने के मतलब इसने आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली, सो इसने क्या बना दिया 2, तो ये डबल हो चुका है। जब टाइम जीरो था तो ये कितना था, इट वाज फुल, ये कितना था अल्फा, है ना, और ये था 0। अब ये क्या हो चुका है अल्फा बाई 2, सो यहाँ पर क्या रह गया 1 माइनस अल्फा, यहाँ से आपने स्टार्ट करा था, तो टोटल डिसोसिएशन कितनी हुई, सो दैट यू विल हैव टू ऐड देम टुगेदर। सो मेरे पास ये कितना आ रहा है, दिस इज 1 माइनस अल्फा बाई 2। सो दिस इज द डिसोसिएशन एसोसिएशन, सॉरी यहाँ पर जो हो रही है ये दोनों एसोसिएट हो चुके हैं। सो दिस इज 1 माइनस अल्फा। एंड जब भी एसोसिएशन या डिसोसिएशन होती है हम एक फैक्टर ऐड कर लेते हैं, है ना, सो वो अब ऐड होगा। जैसे एक्सप्रेशन क्या है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम, मोलैलिटी। अब आई की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, दिस इज 1 माइनस अल्फा बाई 2, एंड मुझे यही निकालना है, दिस इज दी परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन, कि कितना एसोसिएट हुआ है, दिस इज समथिंग विच इज टेलिंग अस, राइट। और अब बाकी सारी चीज़ें तो गिवन है, दैट आई कैन डू। ये कितना था 0.45, और आई की वैल्यू इस एज सच लिख लेंगे 1 माइनस अल्फा बाई 2, के एफ की वैल्यू दे रखी है। एंड मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी का फॉर्मूला ध्यान से सुनना जिसको नहीं पता, दिस इज मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये रहता है। सो इसको एज सच इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, मैंने प्रीवियस स्लाइड पे लिखी थी इनकी वैल्यूज। डब्ल्यू बी कितना था 0.2000, और मेरे पास उसका एम बी मास कितना है, जो भी हमने सोल्यूट डाला है एसिटिक एसिड है तो दैट इज 60, है ना, वो है 60। एंड यहाँ पर क्या बचा W1 दैट इज 20, राइट। तो ये सारी चीज़ों को रीअरेंज करना है, अभी हमें तो निकालना है अल्फा। सो अल्फा निकालना है, सो व्हाट कैन आई डू, आई कैन कीप दिस हेयर, बट सारी टर्म्स को मैं उस साइड ले जाती हूँ। चलो ये कर लेते हैं। सो जेई के बच्चों को ये दिक्कत आती है कि बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। सो 1 माइनस अल्फा बाई 2, क्या बचेगा उस साइड 0.45 मल्टीप्लाइड बाय 60 इंटू 20, कैलकुलेशन करो मेरे से पहले, आप भी कर सकते हो, 1/5 इंटू 0.2 इंटू 1000, तो ये है। अब इस पूरे पोर्शन को सॉल्व करने के बाद मेरे पास कितना आता है 0.527 मेरे पास आ रहा है। अब इसको जब सॉल्व करते हो तो मेरे पास अल्फा वैल्यू आती है 0.946, दिस इज दी वैल्यू। भाई इतना तो सॉल्व कर सकते हो ना, इसको उधर ले जाना 1 को एंड फिर अल्फा को मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कर देना उस टर्म को, यू विल गेट दी आंसर। अब इन्होंने 0.946 मुझे आंसर बताया, बट दिस इज नॉट दी आंसर, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा है परसेंटेज एसोसिएशन। सो इसका परसेंटेज की टर्म में क्या आएगा 94.6%। तो इतनी ज्यादा एसोसिएशन हो चुकी है, तो टोटली सारा ही एसोसिएट हो गया था। सो राइट ऑप्शन कौन सी थी, सी ऑप्शन। ओके, सोल्यूशन मैंने यहाँ पर भी मेंशन कर दिया है, बट इसमें ना बहुत कम्पैक्ट है, तो इससे बेटर है यू विल नोटिस व्हाट आई हैव डन। क्वेश्चन था कि जब आपने बेंजीन में एक सोल्यूट ऐड करा जो कि एसिटिक एसिड है, वो क्या कर गया एसोसिएट, एसोसिएट कितना करा ये पूछा था, और एसोसिएट होने के बाद उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या था वो दे दिया था उन्होंने, आपके पास डेल्टा टी एफ 0.45 डिग्री था, और उन्होंने बता दिया था कि इतना डिक्रीज कर चुका है। अब यहाँ पर मैंने देखा कि अच्छा इतना था, एसोसिएट होने के बाद ये हो गया, इतना मेरे पास टोटल आई की वैल्यू है वांट ऑफ फैक्टर, तो मैंने वो वैल्यू पुट करी फॉर्मूला में, रीअरेंज करा, अल्फा की वैल्यू निकाली है। ओके, दिस इज हाउ यू डू दिस क्वेश्चन। तो ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया हमारा। ओके, डन विथ सेकेंड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं अब। क्वेश्चन इज मास ऑफ नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट। तो अब ये नॉन वोलाटाइल है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, अब ये कितना डलेगा आपको बताना है
कि जो टोटल वेपर प्रेशर है वो 70% तक रिड्यूस हो जाए। 70% तक रिड्यूस होने के लिए आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, सो अब इसके लिए हम सॉल्व कर लेते हैं। सो अब मेरे पास ये क्वेश्चन है कि मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट हमें ऐड करना है कितना, वो हमें निकालना है। सो क्वेश्चन किस पार्ट से आया है, दैट इज फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, अब इसका फॉर्मूला क्या रहता है, यू नो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, और यहाँ पर क्या रहता है फॉर्मूला, यू शुड रिमेंबर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, ये एक्सप्रेशन रहता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वी जस्ट एडेड, अब यहाँ पर प्रेशर जो है P1 नॉट अपॉन P1 नॉट, ओके, इसको 1 ले लेते हैं। सो यहाँ पर वो ए बी ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप ले भी सकते हो, बट 1 ले लेते हैं हम। जस्ट अ मोमेंट, ये सारा पोर्शन कट कर देना, ये जो सेकंड क्वेश्चन था। ओके, मैं दोबारा से रीड कर रही हूँ। सो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट एडेड, यहाँ पर, अच्छा वेट, ये डिलीट कर दूं, इरेज कर दूं। ओके, अब यहाँ पर अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट नीडेड टू डिसॉल्व, कितना डिसॉल्व करना पड़ेगा कि हमारा जो वेपर प्रेशर है वो रिड्यूस होकर कितना हो जाए, 75%, है ना। तो अब ये एक्सप्रेशन, ये किस पार्ट से क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या रहता है, आई होप सबको याद होगा, दैट इज W2/M2, चाहे आप 2 ले लो, चाहे आप ले लो AB, 2/1 या AB, और W1/M1। अब हमें क्या निकालना है, उन्होंने क्या पूछा है, मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल, W2 निकालना है। ओके, डेल्टा P/P इन्होंने दे दिया है ऑलरेडी, 75% तक रिड्यूस हो चुका है, मतलब 0.75, एंड W2 मुझे निकालना है, एंड दे हैव टोल्ड मोलर मास कितना है सोल्यूट का, दैट इज 50, सॉरी, W1 कितना है, ऑक्टेन दे रखा है, ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या रहता है, दैट इज C8H18, तो इसका मास ही 114 रहता है, इसका मास भी गिवन है, इसका मोलर मास भी 14 है, 114। तो कितना इजी है, आपको सिर्फ W2 निकालना है। सो वो क्या करोगे, रीअरेंज, क्या हुआ, 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 50, ये तो कैंसिल हो गया ना। सो यू आर गेटिंग आंसर 37.5 ग्राम, आई गेस इतना ही आएगा। सो मेरे पास आंसर क्या आता है, 37.5 ग्राम। तो दिस इज द राइट आंसर। तो मैंने कैसे करा, व्हाट आई डिड, मुझे क्या गिवन था वो चीज़ें मैंने निकाली, जो फॉर्मूला जो मुझे चाहिए वो लिखा, प्रेशर 75% तक रिड्यूस होना चाहिए, मैंने वो वैल्यू डाली, एंड आई एम गेटिंग दिस आंसर। अब ये है एक मेथड टू सॉल्व इट, तो 37.5 आया। अब कुछ बच्चे आएंगे कि नहीं मैम ऐसा नहीं है सोल्यूशन इसका, ये सोल्यूशन कुछ और आना चाहिए। उसमें क्या आता है सोल्यूशन में, यहाँ पर ये कहीं मेंशन नहीं है कि ये डिल्यूट सोल्यूशन है, डिल्यूट सोल्यूशन मेंशन नहीं है। अगर ये डिल्यूट नहीं है तो हमें ये वाला फॉर्मूला फॉलो करना पड़ता है, जिसमें डेल्टा P इज N2 अपॉन N2 प्लस N1, तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, जिसमें हमारे पास इतना कॉम्प्लेक्स होता है, एंड यू आर गेटिंग आंसर 150 ग्राम। अब ये खुद सॉल्व करना है, मैं क्यों नहीं करवा रही, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शंस गिवन है मुझे, इनमें 150 ग्राम है ही नहीं कहीं पे। सो मुझे इस अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, तो मुझे अज्यूम करना है कि सोल्यूशन डिल्यूट ही है। बट हाँ, अगर आपके ऑप्शन में 150 होता तो हम इस मेथड के अकॉर्डिंगली ये फॉर्मूला चूज करते। ये कंसेंट्रेटेड के लिए रहता है। जब डिल्यूट की बात होती है ना, तो इतना ज़्यादा पानी ऐड कर दिया होता है कि हम इस N2 को इग्नोर ही कर देते हैं। मतलब सिर्फ 2-3 पीसेस हमने ऐड करे हैं शुगर के, तो वो शुगर के क्यूब से इतना बड़ा क्यूब है और इतना बड़ा पानी ले लिया, सो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इट्स लाइक दैट मच डिल्यूट। सो यहाँ पर हम इग्नोर कर देते हैं, इसीलिए हमने एक्सप्रेशन कौन सा यूज़ करा, N2 अपॉन N1। दिस इज द एक्सप्रेशन वी यूज्ड। बट अगर मेंशन नहीं है और अगर 150 मेंशनड होता, हम ये मेथड लेते। ऑल राइट, सो ये हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, थर्ड क्वेश्चन हमारा। सो कम्प्लेक्स है ना क्वेश्चंस, थ्योरी करनी फिर भी इजी है, बट स्टिल यू हैव टू डू इट। ये चैप्टर, सारे चैप्टर्स थे, इजी है। अब क्वेश्चंस न्यूमेरिकल तो बहुत हो गए, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा थ्योरी जिसमें दिमाग लगेगा। 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, और अगर ये थ्योरी से है तो मतलब कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। एंड होता क्या है एग्जाम में ना, आपके पास प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है आपके माइंड में ना। जब सपोज मैं भी एग्ज़ाम देने जाती हूँ तो माइंड में रहता है कि यार बहुत सारी चीज़ें हैं उस टाइम पे, कि अगर क्लियर नहीं हुआ तो मेरे को ये, मैं ये कर रहा हूँगा, अगर मेरा क्लियर हो गया तो मैं आईआईटी में बैठा होऊंगा, या मेरी मम्मी मेरे को डांटेगी, या मेरे पापा के ये सपने हैं, या मेरा ये सपना टूट जाएगा, ये सपना सच हो जाएगा। इतनी सारी चीज़ों में ये चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते। अब इसमें बहुत बच्चे गलती करेंगे। मुझे बताओ कि कैसे करते हो, एंड फिर आई विल टेल यू कि राइट मेथड क्या है। 1 मोलर सोल्यूशन है आपके पास, तो कंसंट्रेशन सबकी सेम है, और पूछा है सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, तो ये है एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो मुझे पूछा है कि क्या फर्क पड़ेगा इन सब पे, सो दैट इज द क्वेश्चन। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं वो किस चीज पे डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेरे पास हैं वहां पर। जितने ज्यादा पार्टिकल्स उतने ही ज्यादा वहां पर क्या होगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज्यादा। उन्होंने पूछा है हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कि कितना लो हो रहा है। तो जिसका सबसे कम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी उसका सबसे हाई होगा। समझ आ रहा है? ध्यान से सुनो दोबारा। उन्होंने ये पूछा है, यही गलती करते हो कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं जो मैंने बताई अभी, बट एक्चुअल में दे हैव आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन। उन्होंने उल्टा पूछा है। उन्होंने पूछा है उन्होंने पूछा है कि सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, जिसमें डिप्रेशन सबसे कम होगा, और जिसमें डिप्रेशन सबसे कम होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे कम, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे कम। तो आपको वो वाला मॉलिक्यूल या कंपाउंड नहीं देखना है जिसमें सारे ज्यादा हों आयंस, बट वो देखना है जिसमें कम हो। अब दिक्कत और आ गई, ऐसे तो कंपाउंड कभी पहले देखे ही नहीं है हमने। तो जो ड्रॉपर बैच है उन्होंने देखे होंगे, बट जो 11th एंड 12th वाले देख रहे हैं उनके लिए आइडिया है। ये चैप्टर आएगा आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं ना वो एक ही रहते हैं। ये नहीं सोचोगे कि वाटर निकल आएगा, क्लोरीन अंदर से निकल आएगा, ये क्लोरीन ये वाटर इतने सारे बन जाएंगे, नहीं। जो क्लोरीन है ये एक पूरा सेट है, जो ब्रैकेट के अंदर है वो अलग से टूटेगा, और ये जो क्लोरीन है वो अलग से टूटेगा। तो इसमें एक क्लोरीन है, सो ये 2 आयंस देगा। 2 आयंस कैसे देगा? एक देगा क्लोरीन और एक ये पूरा जो ब्रैकेट में है वो, तो ये 2 आयंस दे रहा है। जैसे ही मैंने इसको सोल्यूशन में डाला, पानी तो वहां पे है ही, तो उसको नहीं कंसीडर कर रहे। ऐसे ही नेक्स्ट में कोई आयन ही नहीं है, सिर्फ वाटर है, तो ये तो एक ही देगा ना, एक ही आयन है, ये जो एक ब्रैकेट है पूरी वही देगा। नेक्स्ट में 3 क्लोरीन आयंस है, 3 क्लोरीन आयंस है प्लस एक पूरा ब्रैकेट का, तो यहाँ पे 4 है, 4 लिख देते हैं। आई विल जस्ट इरेज इट। तो यहाँ पर 4 आयंस दे रही है। इसमें कितने दे गए गैस करो, वाटर को कंसीडर नहीं करना, 2 क्लोरीन है, एक मेरे पास ब्रैकेट में है, सो यहाँ पर कितने हैं? 3 आयंस। तो 2 3 1 आयन। अब मैंने लिख दिया सबके आयन। अब आपका टास्क क्या है, बताओ किसका सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे सबके आंसर चाहिए, ओके? आई विल चेक, और सबका मुझे बताओ किसका सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट होगा। ये चीज को ख्याल में रखना है। तो क्या आएगा मेरे पास आंसर? कौन सी ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। अब बी क्यों सही है? क्योंकि जिसके सबसे ज्यादा कम आयंस होंगे उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में सबसे कम होगा, एंड फ्रीजिंग पॉइंट सबसे हाई रहेगा। गॉट इट? समझ में आई ये चीजें? सो दिस इज हाउ यू डू इट, ओके? सो इसमें थ्योरी अगर क्वेश्चन आ रहा है तो ये मत सोचना कि न्यूमेरिकल नहीं है तो इजी हो गया। वो थ्योरी न्यूमेरिकल से भी इजी डिफिकल्ट हो जाता है फिर, है ना? बट दिमाग लगाओगे थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा जब खुद प्रैक्टिस करोगे, है ना? और इसका सोल्यूशन यहाँ पर भी दिया है, सो यू कैन ऑल्सो चेक फ्रॉम हियर। आई विल शेयर द DPP, कोई बात नहीं। अब इसमें राइट ऑप्शन कौन सी थी? बी। डन।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। फिर से न्यूमेरिकल है, ट्रिकी है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, दिमाग की बात है। वो नहीं चाहते कि आप बैठे कैलकुलेशन करते रहो, उनको आपका वो आईक्यू बेसिक चेक नहीं करना कि आपको प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आती है या नहीं। उनका फोकस है क्रैक कैसे करते हो प्रॉब्लम्स को। चलो, 1 ग्राम सल्यूट को डिजोल्व करा है 100 ग्राम ऑफ 2 डिफरेंट सॉल्वेंट ए एंड बी। दोनों के जो है एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट्स क्या होते हैं, जो केबी की वैल्यू होगी, है ना, उसको केबी को कहते हैं, ये एब्यूलोस्कोपिक जिसको नहीं पता। तो उनकी रेशो भी दे रखी है। सो आपको पूछा है उनके एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की रेशो क्या होगी, ये क्वेश्चन है। और ये 2019 में आ रखा है, कोरोना टाइम से पहले। सो आपको रेशो बतानी है, क्या रेशो हो सकती है। सो घबराना नहीं है, काफी इजी है। डेल्टा टीबी का एक्सप्रेशन क्या रहता है, के एफ एम। अब यहाँ पर उन्होंने 2 डिफरेंट सॉल्वेंट दिए हैं, बट उन्होंने क्या दिया है, कंसंट्रेशन सेम है, तो मोलैलिटी जो होगी ना वो सेम रहेगी। मोलैलिटी तो देखो, मोलैलिटी किस चीज पे डिपेंड करती है, ये होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का वेट ही तो चेंज हो रहा है, बस यहाँ पर ए और बी चेंज हो रहे हैं, और वो भी तो सेम है 100, सल्यूट सेम है, तो एम की वैल्यू सेम रहेगी। बट जो टी बी है ए के लिए, तो के एफ ए जो है और एम, और मैंने इनको डिवाइड कर दिया, तो ऐसे ही डेल्टा टी बी जो है बी का, के एफ जो है बी का, एम से कर दिया। और उन्होंने बताया है उनकी रेशियो क्या है, 1:5। तो ये अगर 1 है, ये है 5। एम तो सेम ही है दोनों में, तो मैं कैंसिल कर दूंगी। यहाँ पर के एफ भी कैंसिल हो जाएगा। पीछे क्या बचा, वही रेशो जो उन्होंने मुझसे पूछी है, तो वो रेशो किसके इक्वल आ गई, 1:5 के। सो ऑप्शन कौन सी सही होगी मेरे पास, 1:5। समझ में आया, थोड़ा फास्ट हो गया, अब ध्यान से दोबारा समझो। एक्सप्रेशन था डेल्टा टी बी के बी एम। चलो मैं अपना वाला समझाती हूँ। सो मुझे उन्होंने रेशो पूछी थी टीबी की, डेल्टा टीबी की, तो मैंने ए और बी एज्यूम कर लिया, जस्ट डिवाइड कर दिया। यहाँ पर भी देख सकते हो एम में एम बी सेम है, क्योंकि मोलैलिटी जो है वो डिपेंड कर रही है सिर्फ सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन पे, सल्यूट की कंसंट्रेशन पे, जो चेंज नहीं हो रहा। सो दिस इज हाउ यू डू इट, ईजी। तो ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन था 2019 वाले बच्चों के लिए, है ना। बट अटक जाते हो, फिर भी आप एक्सपेक्ट करते हो कि थोड़ा इजी क्वेश्चन रहेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। डन, समझ में आ गया ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच इज बिट कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ dilute सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड XY। एक dilute सॉल्यूशन लिया है XY का, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 4 टाइम्स ज़्यादा है देन दैट ऑफ BaCl2 सॉल्यूशन। जो बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन भी आपको दिया हुआ है, और ये भी बताया है कि जो XY कंपाउंड है वो 4 टाइम है उसकी। अब ये क्या है, इसको अगर मैं लिखूं तो पाई ऑफ XY इज 4 टाइम पाई ऑफ BaCl2। Osmotic pressure of dilute solution of ionic compound XY is 4 times that of solution of BaCl2। ठीक है, अज्यूम करो दोनों की डिसोसिएशन कंप्लीटली हो रही है, आपको बताना है कंसेंट्रेशन कितनी है इसकी। पाई क्या होता है, CRT। ओके, एंड कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब क्या है, XY जब टूटेगा तो क्या देगा, X पॉजिटिव Y नेगेटिव, 2 आयंस देगा। एंड ऐसे ही BaCl2 टूटेगा तो कितने आयंस देगा, BaCl2 टूटेगा तो ये देगा एक Ba प्लस 2 क्लोराइड आयंस, तो ये देगा 3 आयंस, ये देगा 3 आयंस, है ना। अब यहाँ पर जो कंसंट्रेशन दे रखी है वो बता दी कि दोनों की डिसोसिएशन कंप्लीटली हो रही है। अब आपको पता है पाई इज इक्वल टू CRT, दोनों सॉल्यूशंस है, तो R भी सेम है, T भी सेम है, ये तो चेंज नहीं हो रही। कंसेंट्रेशन मुझे B की दे दी है, सो पाई CRT अगर मैं करती हूँ, इसकी जगह पे CRT लिख देती हूँ, तो मेरे पास क्या बचता है, सिर्फ कंसेंट्रेशन ऑफ Y। इसकी तो कितनी दे रखी है, 4 टाइम्स है ना, सो इसकी कितनी है, अच्छा चलो ये बता देती हूँ चीज़। अब इसका एक्सप्रेशन ना
ओपन, सॉरी, अब यहाँ पर डिसोसिएशन हो रही है, सो यहाँ पर ICRT है, तो यहाँ पर भी ICRT रहेगा। ये RT कैंसल हो गया। अब इसकी I कितनी थी, 2, I से दिखाते हैं ना, दिस इज I, कि कितनी डिसोसिएशन और एसोसिएशन हुई है। C कितनी है, हमें निकालनी है XY की, और ये 4 टाइम्स है, इसका I कितना था, 3 टाइम्स, बट किसके, इसकी कंसेंट्रेशन कितनी गिवन है, 0.01। तो आपको तो निकालनी है सिर्फ C ऑफ XY, सो क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दो बस, 0.12 डिवाइडेड बाय 2, सो आपके पास आंसर आ रहा है 0.06। तो 0.06 इज द कंसेंट्रेशन ऑफ XY। क्या आंसर है ये हमारे पास ऑप्शंस में, 0.656 इंटू, हाँ ये इसको पावर्स में दिया है, सो क्या आंसर आएगा, 6 इंटू 10⁻²। तो क्या ये आंसर है, 6 इंटू 10⁻², एग्जैक्टली दिस इज द आंसर। कैसे हुआ अब मैं समझाती हूँ, अगर थोड़ा सा फास्ट हो गया हो तो मुझे उन्होंने दिया था, एक मेरे पास सोल्यूशन है XY का, जिसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो BaCl2 के सोल्यूशन से 4 टाइम ज़्यादा है, डन। R और T तो चेंज नहीं हो रहे, कोई चेंज की बात नहीं करी। अब उन्होंने पूछा है कि ठीक है, ये तो इसकी कंसंट्रेशन भी दे दी जिससे 4 टाइम ज़्यादा है, आपसे पूछा है इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, तो मैंने एक्सप्रेशन डाला, और उन्होंने कंप्लीट डिसोसिएशन की बात करी है, तो मुझे I इंक्लूड करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने ये ढूंढ लिया कि इसके लिए XY के लिए 2 है एंड BaCl2 के लिए 3 है वैल्यू, राइट। अब ये करने के बाद मैंने दोनों को इक्वेट करा, सिमिलर टर्म्स कैंसिल कर दी। C कंसंट्रेशन की वैल्यू 0.01 गिवन थी, 3 इसकी I की वैल्यू थी, 4 टाइम इसका प्रेशर ज़्यादा था, डिवाइड करा, मेरे पास आंसर आ गया, गॉट इट। सो ये इजी था, इतना कर सकते हो, है ना। सो दिस क्वेश्चन वाज डन, इसका सोल्यूशन भी मैंने दे रखा है। अब आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, एक थ्योरी का क्वेश्चन है ये भी 2019 बट शिफ्ट 1 में आ रखा है, हेनरी लॉ के बेस्ड है। अब हेनरी लॉ को बहुत आसान है याद रखना, P = KHX, दैट्स इट, कुछ भी नहीं है। और अब कुछ उन्होंने पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो कई बार आप जल्दबाजी में, जब आपको इतने सारे क्वेश्चंस करने हैं एग्जाम के टाइम में, आप रीड कर लेते हो कि कौन सी करेक्ट है, तो आप उस पर क्लिक कर दो, अच्छा पहली देखी, चलो इस पर कर देते हैं, आंसर गलत हो जाता है। सो कैसे करना है, लेट्स रीड इट। हायर द वैल्यू ऑफ KH, हायर इज द सॉल्युबिलिटी। तो क्या ये करेक्ट है कि जितना ज़्यादा ये सॉल्युबिलिटी, अच्छा पहले ये देखो, प्रेशर KHX, तो ये है X, ये दिखा दिया सॉल्युबिलिटी। तो अगर KH की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, KH की वैल्यू बहुत हाई है ना, तो सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी, ओके। सो हायर द वैल्यू ऑफ KH एट अ गिवन प्रेशर, इसको कांस्टेंट ले लेते हैं, हायर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ऐसा नहीं है, तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ओके। और स्टेटमेंट्स रीड कर लेते हैं। डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट KH वैल्यू एट सेम टेम्परेचर, हाँ किसी भी गैस की कोई भी KH वैल्यू हो सकती है सेम टेम्परेचर पे। पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, तो यही तो है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यस वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करती है, तो सॉल्युबिलिटी, ये देखो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तभी टेम्परेचर जब इंक्रीज करता है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो वो चीज़ यहाँ पे हुई है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है, KH की वैल्यू इंक्रीज करती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। पानी में, अच्छा इसको लॉजिकली समझना हो तो क्या होता है, सपोज इसमें पानी में गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनकी टेंडेंसी क्या रहती है कि भाग जाएं, जैसे ही थोड़ी सी एनर्जी मिले वो वहाँ से भाग निकलेंगे, है ना। सो अब जिसका, अगर मैंने धक्के से आपको यूट्यूब सेशन में बिठाया हो और आपको धक्के से बिठाया और ऐसे ही चांस मिले कि चलो अभी निकलने का टाइम आ गया, मैम तो इधर उधर देख रही है या गलती कर रही है, आप निकल लोगे,
है ना। सो थोड़ी सी लिबर्टी मिली, या पेरेंट्स ने बिठा रखा है कि काम कर लो, पढ़ना है, देख लो लेक्चर, वो घर वाले इधर उधर हुए, आपने जल्दी से चैनल बंद कर दिया। तो वही चीज़ है, यहाँ पर हल्की सी एनर्जी दी तो गैस मॉलिक्यूल भाग निकले। तो जैसे ही मैंने टेम्परेचर इंक्रीज करा, सॉलिबिलिटी डिक्रीज कर चुकी है। तो वो ऐसे रिलेशनशिप में समझ लेना है। तो कौन सी स्टेटमेंट गलत थी? जो करेक्ट नहीं है दैट इज कि जितनी हाई वैल्यू होगी उतनी सॉलिबिलिटी कम होनी चाहिए। यहाँ पर हाई लिखा है दोनों को, सो दैट इज रॉन्ग। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। अब आती है अनदर क्वेश्चन की बात। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सोल्यूशन इज 2K। ओके, चलो लिख लेते हैं एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब क्या है? ये वाला एक्सप्रेशन यूज हुआ है, डेल्टा टी बी इज 2K, ये है 2K। ओके, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 2 मोलर, अब उसकी कंसेंट्रेशन ये है 1 मोलर सोल्यूशन के लिए, और डेल्टा TF जो है वो है 2 मोलर के लिए, और वो भी क्या है? 2K। तो उन्होंने पूछा है कि मुझे KF एंड KB के बीच का रिलेशनशिप चाहिए। ओके, सो आपको पता है डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM, और डेल्टा TF क्या है? दैट इज KFM। MM क्या है? डिफरेंट, और ये वैल्यूज पुट कर दें जो गिवन है मुझे, चलो, और इनको डिवाइड कर देते हैं। सो मेरे पास, क्योंकि उन्होंने रिलेशनशिप पूछा है, सो डेल्टा TB डेल्टा TF इज इक्वल टू KB बाई KF MM। डेल्टा TB कितना है? दोनों 2 है, डिवाइडेड बाय इक्वल टू, अब KB एंड KF का रिलेशनशिप चाहिए, मल्टीप्लाई बाय, इसकी है 1 मोलर और इसकी है 2 मोलर, कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गई और ये कैंसिल हो गई। तो मेरे पास क्या बचा? ये 2 है, इधर आ जाएगा, सो KB इज इक्वल टू 2KF, ये एक्सप्रेशन आ गया। ओके, KB इज इक्वल टू 2KF, ये 1 आ गया था, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आया कैसे करा? पहले चेक कर लेते हैं क्या ये आंसर है। KB इज इक्वल टू 2KF, D इज द राइट आंसर। सो ये कैसे हुआ? अगर थोड़ा सा फास्ट हो गया, दोबारा से समझाती हूँ। उन्होंने बताया कि डेल्टा TB इतना था, 2K था जब कंसंट्रेशन 1 मोलर थी, बट डेल्टा TF जो है वो 2K हो गया जब कंसंट्रेशन 2 मोलर हो गई। अब दोनों को रिलेशन बताना है KB एंड KF में, तो मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया रिलेशन बताने के लिए, वैल्यूज पुट करी, कैंसिल हो गई, मेरे पास बचा 1/2, इधर 1, तो ये रिलेशन आ गया। सो दैट वाज द आंसर। अब यहाँ पर भी देख सकते हो, इन्होंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करा, बट ज़्यादा सिर्फ आंसर दे दिया, मतलब मैंने ही जो सोल्यूशन ऐड करा है। सो KB इज इक्वल टू 2KF, ईजी। तो थोड़ा दिमाग लगता है ऐसे क्वेश्चंस में, बट हो जाता है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, बट यहाँ पर बहुत ही इजी कर दिया है, और ये 2020 में आ रखा है, सुपर इजी, मतलब फ्री के पॉइंट्स थे ये। साइज ऑफ रॉ मैंगो श्रिंक्स टू मच स्मॉलर साइज व्हेन केप्ट इन अ कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या हो रहा है वहां पर? आम का अचार जैसे बन रहा है, वो आम जो है तो पूरा रस से भरा होता है, तो वो जब अचार खाते हो, पिकल खाते हो, तो वो पिचक सा क्यों जाता है? तो उसका क्या रीजन है? सबको पता है, डिफ्यूजन इस चैप्टर में नहीं पढ़ी, RO में तो ये काम नहीं होता, रिवर्स ऑस्मोसिस ये हो रहा है ऑस्मोसिस में, डायलिसिस भी इस चैप्टर में नहीं है, वो नेक्स्ट सरफेस केमिस्ट्री में आता है। ओके, सो यहाँ पर इस चीज का ख्याल रखना है, और समझो क्या हो रहा है। एक सॉल्ट सोल्यूशन है, बहुत कंसंट्रेशन है, और बीच में मैंने रख दिया ये मैंगो का पीस, अज्यूम कर लो, मतलब ये अज्यूम ही हो रहा है। तो अब वो श्रिंक क्यों कर रहा है? क्योंकि जो मैंगो के अंदर मटेरियल था वो सारा बाहर आ गया है, बाहर आया है। और ये क्यों होता है? जब फ्लो होता है हमेशा लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन, लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन जो है फ्लो होता है सल्यूट पार्टिकल्स का। तो मैंगो के अंदर कंसेंट्रेशन कम थी, जो आपने बाहर अचार बनाने के लिए जो चीज़ें डाली हैं, ऑयल में मिक्स करी हैं, उनकी कंसेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है। तो मैंगो क्या करता है? ऑस्मोसिस है ये। तो मैंगो के अंदर जो चीज़ें हैं, जो भी सॉल्वेंट है, वो बाहर आ जाता है और वो पिचक जाता है। लो कंसेंट्रेशन टू ये हाई कंसेंट्रेशन फ्लो हो रहा है। ओके, सो दिस इज हैपनिंग, बट ये ऑस्मोसिस है। तो आपका टास्क है मुझे बताना ये हिप्नोटोनिक सोल्यूशन है या हाइपरटोनिक सोल्यूशन। क्वेश्चन ये बनता था अगर देना होता उनको,
तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हाइपरटोनिक और हिप्नोटोनिक। ओके, सो इसमें कौन सी ऑप्शन सही थी? ऑप्शन बी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज बिट डिफिकल्ट, क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग कर दिया। स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करना। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ डिल्यूट मिल्क सैंपल इतना है, उसमें एक उसका कितना होना चाहिए था प्योर मिल्क का, जब पानी डाल दिया दूध में तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना हो गया है ना, फ्रीजिंग पॉइंट, बट उसका इतना होना चाहिए था। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है, बट उसमें इतना होना चाहिए था। अब कितना पानी होना चाहिए टू मेक, हाउ मच वाटर हैव बीन एडेड, प्योर पानी में कितना मिल्क, प्योर मिल्क में कितना पानी ऐड करा है, दिस इज द क्वेश्चन। समझ में आया? ये 2019 में है ये भी क्वेश्चन। सो आपको पूछा है कितना पानी मिक्स करा, कितना दूध मिक्स करा। एक्चुअल में सॉल्वेंट एंड सोल्यूट की ही बात करी है, ठीक है, बस उन्होंने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। ऑल राइट, अब इस स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करके समझना है। फ्रीजिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला लगेगा। ऑल राइट, सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम फॉर प्योर मिल्क। चलो पहले प्योर मिल्क के लिए कर लेते हैं, प्योर मिल्क है ना, और इधर हम लिख लेते हैं डिल्यूट मिल्क, डिल्यूट मिल्क है ना। एक्सप्रेशन क्या होगा? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए 1000, राइट। इस साइड क्या आएगा? सेम एक्सप्रेशन आएगा, इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी एम बी इंटू W1 इंटू 1000। तो वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट रहेंगी। इधर 0.5 0.05 ये डिफरेंस दे दिया कि इतना हो चुका है फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पर ये हो गया है 0 इनिशियल था, माइनस 0.2 डिग्री है, तो ये हो गया पॉजिटिव 0.2 डिग्री सेल्सियस। के एफ की वैल्यू वो कैंसिल हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पर एमबी जो है वो कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ पर इसको लिख लेते हैं वाटर कब, और यहाँ पर भी वाटर। आई गेस दिस पार्ट इज क्लियर कि वाटर हमेशा सॉल्वेंट रहता है एंड मिल्क जो है वो सल्यूट का जैसे बिहेव कर रहा है। यहाँ पर भी ये 0.5 दे रखा है, सो मेरे पास ये भी क्या आंसर आएगा? 0. ये सेम इधर के एफ की वैल्यू एंड डब्ल्यू बी और एम बी ये मिल्क का ही है 1000 एंड डब्ल्यू ए, सो यहाँ पर वाटर। अब मेरा काम क्या है, दोनों में क्या क्या सेम है? के एफ डब्ल्यू बी एम बी, के एफ डब्ल्यू बी एम बी, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना है। इस साइड है 0.2 डिग्री, इस पॉइंट 0.5, तो इनको दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग 1/2। इसको ले लो 1 और इसको ले लो 2। अब इन दोनों को डिवाइड कर दिया, मेरे पास सब कैंसिल हो गए, मेरे पास क्या बचा? 0.2 डिग्री सेल्सियस, 0.5 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, अब यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक चीज बची है W2, जिसको W A ऑफ वाटर, वाटर का ही है। अब इसको वाटर का, प्योर का, एंड ये है प्योर वाटर का, और ये डिल्यूट का, प्योर एंड डिल्यूट। सो ये रेशो कितनी आ रही है मेरे पास? ये दोनों कैंसिल होकर आ रही है 2/5 है ना। सो अब इसका मतलब क्या है, मुझे 3 कप्स, ये सारा कटेगा यहाँ से 2.5 के बाद जहाँ पे मैंने लिखा था। सो यहाँ पर मेरे पास आया 2/5, तो 5 का मतलब क्या है? 2 कप मिल्क में मेरा 3 कप वाटर डलेगा। सो दिस इज दी, क्योंकि 2 प्योर है, 2 प्योर मिल्क में मेरे पास सिर्फ 3 कप्स वाटर का डलेगा, तब वो 5 होगा, ठीक है। सो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है? सो आई एम गेटिंग द आंसर 2 cup of water, 3 cup of water in 2 cup of pure milk. That is the answer. Okay, so ये ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो मैंने क्या करा, मैंने 2 चीज़ें करी हैं, 2 एक्सप्रेशन सेपरेटली, प्योर मिल्क एंड डिल्यूट मिल्क का सीन लिया है। प्योर मिल्क के लिए एक्सप्रेशन, डिल्यूट मिल्क के लिए एक्सप्रेशन, दोनों को डिवाइड करा। मेरे पास सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन क्या आ रही है? 2/5 हियर, एंड 2/5 का मतलब क्या है? अगर यहाँ पर प्योर था तो यहाँ पर 5 टोटल हुआ है, तो टोटल मत कैसे हुआ? मतलब मैंने 3 कप एक्स्ट्रा पानी का डाला है। सो वो यही एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन कर रहा है,
3 कप ऑफ वाटर इनटू कप ऑफ मिल्क। डन। और ये आता है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हम स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 4% एक्वस सोल्यूशन ऑफ x इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 12% एक्वस सोल्यूशन ऑफ y। अगर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ x का a है तो y का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? सो दिस इज द क्वेश्चन। तो कैसे करना है सॉल्व? इसको सॉल्व करना काफ़ी इजी है मेरे लिए। कैसे इजी है? क्योंकि दोनों का अगर फ्रीजिंग पॉइंट सेम है बट उनकी मोलैलिटी डिफरेंट है। मोलैलिटी भी सेम होनी चाहिए, क्योंकि चाहे उनकी वैल्यूज डिफरेंट है 4% 12%, बाकी सारी वैल्यूज सेम है। तो चलो यहाँ पर क्या आता है मोलैलिटी का एक्सप्रेशन, WB MB इंटू WA 1000, और इधर भी क्या है WB MB इंटू WA 1000। अब यहाँ पर मुझे क्या निकालना है MB, तो 4% मतलब 4 ग्राम, तो 4 ग्राम मुझे इसका दे रखा है मल्टीप्लाई बाय 1000। MB मुझे नहीं दिया। अब 4 ग्राम अगर मेरे पास सल्यूट का डाला है तो 96 ग्राम किसका होगा? सॉल्वेंट का। और WA वही तो होता है 96 ग्राम। एंड WB जो है दैट इज अगेन 12%, 12 है यहाँ पर 12 ग्राम। और MB मुझे नहीं पता इधर इसकी, MB ऑफ y, MB ऑफ x। सो यहाँ पर WA कितना है? टोटल अगर 100% सोल्यूशन है उसमें से 12% जो है सोल्यूट है और बीच में इतना बचा 88। सो ये किसकी कंसंट्रेशन होगी? ये कितना, किसका वेट हुआ? ये है सॉल्वेंट का। अब जो कैंसिल हो रहा है ये कैंसिल हो रहा है। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं तो मेरे पास क्या आंसर आता है यहाँ पर? MB ऑफ x MB ऑफ y, ये कर लेते हैं। सो मेरे पास क्या आ रहा है? मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, इसको इस साइड ले जाती हूँ अगर मैं। सो M बाई MB ऑफ y कितना होगा मेरे पास? दैट विल बी 96 इंटू 12 एंड 4 इंटू 88। तो ये मेरा 3.2 और MB ऑफ x, सॉरी, और ये 3.2 किसका आता है मेरे पास? 3.2 है ऑलमोस्ट 3.27 ऑफ MB ऑफ x। तो इतना आ रहा है, बट इतना आंसर नहीं है मुझे लगता है ऑप्शंस में आंसर क्या है मेरे पास? इट इज 3, यहाँ पे 3। सो क्या आया मेरे पास? ऑलमोस्ट 3 ऑफ MB ऑफ A और x। ओके, सो यहाँ पर क्या ले रखा है आंसर? A दिया था। ओके, यहाँ पर A दे रखा था मास उसका। सो मेरे पास 3A इज द राइट आंसर। सो ये क्वेश्चन मैंने कैसे सॉल्व करा है? क्वेश्चन में पूछा था कि आपको बताना है दो सॉल्यूशंस हैं, दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट सेम है बट कंसंट्रेशन जो है उनकी डिफरेंट आ रही है, एंड आपका मोलिकुलर वेट A का A है जिसको मैंने MA लिया है। यहाँ पर ये MBX किसके इक्वल है? 3A। तो ये 3 है। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड इक्वेशंस के लिखा कि मोलैरिटी तो सेम ही रहेगी। मोलैरिटी जब सेम रह रही है तो बाकी क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं? दैट इज WB MB, कौन सी चीज़ें सेम है? तो WA की वैल्यू 4% से 4 ग्राम, 12 ग्राम परसेंट से 12 ग्राम निकाल ली। मॉलिक्यूलर मास इसका निकालना था और इसका मुझे गिवन था ऑलरेडी, मैंने इनको इक्वेट करा, आई गॉट 3.27 एंड 3A इज द राउंड ऑफ करके जो आंसर आ रहा है। इसका सोल्यूशन यहाँ पर भी गिवन है, विच एवर फील्स राइट आप उसको फॉलो कर सकते हो। और यहाँ पर 3A है और ये क्वेश्चन भी 19 में आ रखा है शिफ्ट 1 में। ये सारे क्वेश्चंस हैं विच आर बिट कॉम्प्लेक्स, बट अगर कंसेप्ट क्लियर है, बेसिक्स क्लियर हैं, तो थोड़ा सा दिमाग यूज़ करने पे, ट्रिक्स यूज़ करने पे ये हो जाता है। एंड दीज आर दी अगेन ट्रिकी मेथड्स विच यू ओनली लर्न व्हेन यू प्रैक्टिस दैम अगेन एंड अगेन। ऐसा नहीं है कि ये जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। द ओनली थिंग दैट बिकम्स ईजी फॉर यू कि वो आपको समझ आने लग जाती हैं चीज़ें कि ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऐसा कभी मत करना कि सिंपल बैठकर MB निकाल रहे हो सारी कॉलीगेटी प्रॉपर्टीज से या रॉल्स लॉ की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। नो, दिस इज हाउ यू डू इट, है ना। सारी चीज़ों को मिक्स करके क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो दिस इज हाउ यू प्रैक्टिस, एंड ये चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती हैं। देयर इज नो शॉर्टकट टू दैट।
बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद अ न्यू चैप्टर। आज के लिए ये चीज़ खत्म होती है एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ अ सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर। आपको पता होना चाहिए कि कैसे जो आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो उसकी बैटरी जो है उसमें कैसे केमिस्ट्री काम कर रही है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बट आज के लिए इतना ही। अगर समझ नहीं आ रहा है कुछ, आस्क मी इन अ टेलीग्राम ग्रुप जिसका मैंने लिंक मेंशन कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। समझ में आया है लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।